हेलो ऑल। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड है। तो भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम डिस्कस ही करते आ रहे हैं, तो उसी में पार्ट्स बाय पार्ट्स हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे। तो भाई पार्ट्स बाय पार्ट्स में पढ़ेंगे, मतलब अब हम क्या क्या देखने जा रहे हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो भाई आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, तो भाई यूनिफॉर्म डिस्क का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाला ही नहीं था, रेडियस ऑफ गायरेशन देखा हमने, और प्रीवियस का जो टॉपिक था रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे डिस्क के बारे में डिस्कस करने से पहले या फिर उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने से पहले, जो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑब्टेन करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से कुछ हल्का फुल्का डिस्कशन जो रहेगा, जो आपने 11th में पढ़ा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, मतलब थोड़ा सा बेसिक की तरफ भागा जाए, इजंट इट। तो बेसिक की तरफ भागेंगे तो और भी आसानी होगी आप लोगों के लिए। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ शुरू किया जाए यहाँ पे फिर। तो यहाँ पे बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं चिल्ड्रन, तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को। फिर हम वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्रेशन बताना है। ओके, तो चलो बेसिक की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। तो भाई अब बेसिक में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूं। तो चिल्ड्रन टुडे आई विल टॉक समथिंग अबाउट इंटीग्रेशन ओवर हियर। बेसिकली आई विल टॉक टू यू रिगार्डिंग व्हाट इंटीग्रेशन। तो भाई ये इंटीग्रेशन है क्या? ओके, तो भाई इंटीग्रेशन इज नथिंग बट छोटे से बड़ा। क्या? छोटे से बड़ा, स्मॉल टू लार्ज। एक शॉर्टली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। स्मॉल टू लार्ज वैल्यू की तरफ भागने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, इजंट इट। मतलब बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसा ही कुछ होता है इंटीग्रेशन का काम। तो यहाँ पे बूंद बूंद से जो भी सागर भरेगा वो सागर का कैलकुलेशन कौन करेगा? इंटीग्रेशन। तो सागर मतलब क्या? सी। तो मियरली इफ यू स्टैंड आउटसाइड द सी एंड यू वांट टू calculate, isn't it? You want to calculate its depth or you want to calculate its around its area. ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो भाई ये पॉसिबल कौन कर सकता है भाई? तो भाई इंटीग्रेशन ये जगह पे ऑन द स्पॉट ये पॉसिबल करके दे सकता है। आपको पता है ये बात? चलो जाने तो हम अभी टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि तो इंटीग्रेशन जो है हम किससे डिनोट करते हैं वो देखेंगे पहले। तो भाई इंटीग्रेशन का जो डिनोशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ इस तरह से है, जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, फिर भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। तो ईयर इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, तो ये ऐसा कर्विलिनियर सिंबल है इसका। ओके, और इसके दो टाइप्स है। तो पहला जो टाइप पे है वो है इनडेफिनाइट। कौन सा? इनडेफिनाइट। दूसरा जो टाइप है वो है डेफिनाइट। क्या? तो डेफिनेट। तो आप अभी पूछोगे अभी ये इनडेफिनाइट और डेफिनेट क्या हो सकता है? शायद आप लोगों को मैथमेटिक्स में हो भी चुका होगा, तो भी एक बार मैं बता दूं। तो भाई यहाँ पे डेफिनेट जो वैल्यू है और इनडेफिनेट वैल्यू है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा मतलब बहुत डिफरेंस है। तो भाई इनडेफिनाइट जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट कांस्टेंट। ओके, इट्स नॉट कांस्टेंट। पर अगर डेफिनेट के बारे में बात करेंगे, इट्स कांस्टेंट एंड सेम। डेफिनेट कैसा है? कांस्टेंट भी है और सेम भी है। अगर कांस्टेंट और सेम भी है तो भाई इसमें लिमिट्स भी पुट होते हैं। तो डेफिनेट में क्या होता है? बेसिकली लिमिट्स पुट होते हैं। तो लिमिट्स जब पुट होते हैं तो नीचे की तरफ नीचे का जो है वो है लोअर लिमिट। क्या है ये? लोअर लिमिट। और ऊपर का जो है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। यहाँ तक कुछ समझ में आया? तो लोअर लिमिट में फॉर एग्जांपल मैंने बी डाला और अपर लिमिट में मैंने ए डाला, तो मतलब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा अपर लिमिट से लोअर लिमिट को मुझे माइनस करना है। ओके, जैसे अभी मैं एग्जांपल बता दूँ यहाँ पे, आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। तो भाई एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मैंने
लास्ट टाइम के इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, जिसका फॉर्मूला बनता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1 बराबर। इसके तहत मैंने अगर कोई एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, तो भाई x के ऊपर क्या है, 1 है, तो मैं n के जगह पे क्या डाल सकती हूँ, 1, सो 1+1 अपॉन 1+1 ऐसे लिख सकती हूँ। तो भाई हो लिख सकती हूँ, तो बन जाएगा क्या, x रेज टू 2 अपॉन 2 बराबर। भाई इसी में अब एडवांस वर्जन क्या है, तो अगर मैंने इसी में लिमिट्स पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिमिट डाल दिया, लोअर लिमिट पे चलो मैंने यहाँ पे लिमिट डाल दिया, मैंने यहाँ पे b डाल दिया और मैंने यहाँ पे डालना है a। तो मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट ये है मेरा क्या, अपर लिमिट, ये है मेरा क्या, लोअर लिमिट। तो भाई अपर लिमिट से लोअर लिमिट जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिमिट्स डालना है, यहाँ पे मैंने a डाल दिया, यहाँ पे b डाल दिया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो भाई मैंने किस तरह से सॉल्व करना है, a²/2, अपर लिमिट में मेरा a है इसलिए a लिया, माइनस x के जगह पे मैंने डाल दिया b²/2। तो भाई इस तरह का होता है ये बेसिक कैलकुलेशन इंटीग्रेशन का। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि मैम ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही है, भाई ये क्या काम में आने वाला है। तो भाई इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क के बारे में। डिस्क का थोड़ा सा जो भी बेसिक रहेगा वो कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर मूव करते हैं। तो भाई बेसिकली हमें जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है तो वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिस्क, ओके, इतना अच्छा भी नहीं ड्रॉ किया मैंने, तो भी ड्रॉ करने की कोशिश की। तो भाई ये मेरा डिस्क है, तो और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे इस डिस्क का। तो भाई अभी मुझे अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का निकालना है तो डिस्क का कुछ ना कुछ तो सेंटर रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर है, इजंट इट। तो भाई ये मेरा सेंटर हो गया एंड ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के तहत ये हो गया मेरा सेंटर से लेके इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मैं डिनोट करती हूँ r, ओके। ये मैंने डिनोट कर लिए। अब ये जो है पार्टिकल, इसके तहत इसका जो मास रहेगा इसको मैं डिनोट करती हूँ एज m। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। तो भाई मुझे बेसिकली क्या ऑब्टेन करना है, एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through the center, what, passing through the center and is perpendicular to its plane। and for that जो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है इस टॉपिक से रिलेटेड, उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तो हम अब मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ मूव करने से पहले जो मुझे डिस्कस करना था बेसिक, मैंने आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हेलो ऑल, तो आज का जो टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to its plane। I repeat, it's an expression for moment of inertia of disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। आपको मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया था कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होने वाला है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by 1 लिखेंगे कि क्या क्या आ सकता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए लेट अस मूव ऑन टू द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। और डायग्राम में एडवांस चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं वो भी हम बात करेंगे। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करके लेते हैं, ओके। मैं जैसे जैसे जो कर रही हूँ स्टेप वाइज, आप भी वैसे ही नोटिफाई करते जाइए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा वो, ओके। तो चिल्ड्रन, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, वापस से मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क दिख रहा है आप लोगों को, जिसका मास है m और उसका रेडियस जो है वो है r, विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, isn't it, and passing through the what,
पासिंग थ्रू दी सेंटर, इट्स पासिंग थ्रू दी सेंटर। और क्या है ये? परपेंडिकुलर है, इजंट इट, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, तो ये डायग्राम कैसा है? तो भाई ये डायग्राम जो है ये 2 डायमेंशनल है। क्या है ये? 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जिसका जो थिकनेस बोल सकते हो आप, इसका जो थिकनेस है बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस है इसका। तो जब हम अभी इसके थिकनेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2 और चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, 2 फैक्टर्स कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वो है सरफेस डेंसिटी। तो भाई अगर इसका थिकनेस कम है पर ये है तो सर्कुलर डिस्क, तो भाई इसका सरफेस डेंसिटी क्या होगा फिर? तो भाई सरफेस डेंसिटी जो है इसके तहत, इस डिस्क के तहत कंप्लीटली यूनिफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? सरफेस डेंसिटी कैसा रहेगा? तो भाई मैं यहाँ पे ऐसे ही शॉर्टली लिखती हूँ, क्या है? यूनिफॉर्म है। अब आपके दिमाग में आ रहा है तो भाई ये सरफेस डेंसिटी है क्या, isn't it? तो भाई सरफेस डेंसिटी, आई रिपीट, इट्स नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एरिया। ओके, रेशियो ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एरिया मीन्स इट इज डिनोटेड बाय, चिल्ड्रन पे अटेंशन, surface density is denoted by sigma, which is equal to what did I say? It's a ratio of mass and area. So I mention here mass upon area, which I give as equation number 1. तो यहाँ तक हम आ गए अभी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस डिस्क के एरिया के बारे में। तो भाई आपको पता है ये डिस्क जो है ये सर्कुलर डिस्क है। तो भाई जब ये सर्कुलर डिस्क है तो भाई इसका एरिया क्या होगा? सिंपल एज दैट, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेट अस टेक दिस एज एन इक्वेशन नंबर 2। आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई मुझे कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैम ये क्या बता रहे हैं बैठ के। तो भाई इसका क्या रोल है ये हम देखेंगे अब इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। अब तक आपने सिर्फ यही डायग्राम देखा जो कि एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक बात कर सकते हैं एक पार्टिकल है जिसका रेडियस है r डिनोटेड बाय r, और ये जो है ये आपका एक्सिस है, isn't it? अराउंड द एक्सिस ये घूम रहा है जो है, isn't it? इधर तक तो सब कुछ क्लियर है, और ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन को। इसमें एडिशनल मिर्च मसाला जो है वो डालना अभी भी बाकी है। चिल्ड्रन यू नो दैट कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट किया था प्रीवियस के टॉपिक में वो क्या था? I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, isn't it? I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास with respect to the distance from the axis of rotation, बराबर। तो यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक तो बात क्लियर है। फिर भी ये जो डिस्क का जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ये कैसा है ये मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। तो भाई ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स भी है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि भाई ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है ये किससे बनाया हुआ है? तो भाई मैं यहाँ पे आपको रफली दिखाती हूँ, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनाया हुआ है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ। अगर ये कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ है तो भाई मुझे इतना तो पता है कि इस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक मेरा जो रेडियस है वो है कैपिटल R। पर ये क्या सेम है क्या थ्रू आउट? अगर मैं इस छोटे डिस्क की तरफ जाऊं तो मेरा R अलग रहेगा, यहाँ पे मेरा R अलग रहेगा, इस पोजीशन पे मेरा R अलग रहेगा, हर एक पॉइंट पे मेरा R जो है ये वेराई होता जाएगा, बराबर। तो मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि भाई मेरा ये जो रेडियस है ये वेराई हो रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के तहत। अब जब वेराई हो रहा है तो वेराई का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to R तक है, isn't it? तो मैंने आप लोगों को इंट्रो पार्ट में ही इसके बारे में बताया था कि इंटीग्रेशन के लिए मतलब
इंटीग्रेशन के दो टाइप्स में से डेफिनाइट में अगर बात करेंगे तो डेफिनाइट वाले के कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं। तो भाई जब लिमिट्स पुट करते हैं तो वो लिमिट यहाँ से यहाँ है, ये लिमिट हमें मिल गया अभी। अब लिमिट के हिसाब से हम बात करेंगे इस कॉन्सेंट्रिक रिंग के बारे में। तो भाई आप लोग सोच रहे कि मैम कॉन्सेंट्रिक रिंग के बारे में क्यों बात कर रही है भाई, तो यहाँ पे तो इतना बड़ा डिस्क है। तो भाई ये डिस्क किससे बनाया हुआ है ये मैंने डिस्कस किया। अब इस कॉन्सेंट्रिक रिंग में से अगर मैंने कोई एक रेडियस पकड़ा सर्कल का या फिर एक छोटा रिंग पकड़ा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कैलकुलेट किया तो बराबर बाकी सबका भी निकलेगा, वही कॉमन रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू आउट। तो हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल रिंग और यू कैन से वन रिंग। इसमें से एक कोई रिंग को हम पकड़ के चलते हैं। अब इस रिंग को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देखो थोड़ा किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सेंटर वही रहेगा बच्चों, सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे एक रिंग को हम पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, पर तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगे ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे अब देखो ये हमने थोड़ा डिज़ाइन ड्रॉ किया है, तो भाई थोड़ा डिज़ाइन रहेगा तो वो अच्छा भी दिखता है, प्रेजेंटेशन आपका सही भी लगता है और एक्सप्लेनेशन देना भी बहुत ईजी जाता है, बराबर। तो भाई चलो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। हाँ तो भाई सिंपल है, इसका रेडाई भी चेंज हो जाएगा। तो इसका रेडाई चेंज हो जाएगा मतलब यहाँ पे इसका रेडाई क्या आ सकता है तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका रेडाई जो आएगा, मैं रेड पेन से नोट कर रही हूँ यहाँ पे, लेट अस डिनोट इट बाय स्मॉल आर। अगर दिस इज स्मॉल आर तो इसका जो पार्टिकल रहेगा, लेट अस कंसिडर इट्स मास एज dm सिंस इट इज अ स्मॉलर पार्ट। ओके तो इसका मास लेट अस कंसिडर एज dm। अब इसके विड्थ के बारे में बात करते हैं। विड्थ मतलब इसकी साइज। तो भाई ये साइज कितनी है, तो भाई ये साइज है इसका dr, लेट अस कंसिडर इट्स साइज एज dr। यहाँ तक तो टॉपिक क्लियर है आप लोगों को। तो मैंने कॉन्सेंट्रिक रिंग का एक छोटा सा पार्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं ये छोटा सा पार्ट है इसके बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो हर बार एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन लिख के दिखाऊंगी, एक्सप्रेशन आपको ध्यान से सुनना है यहाँ। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर, वी आर टेकिंग द इंक्रीजिंग रेडाई ऑफ 0 to r। फॉर 0 to r वी आर कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर डिस्क का, इनर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके सो वी कैन से लाइक दिस, कंसिडर a one ring of mass dm which is shown by shaded, isn't it? shaded portion से हमने इसको दिखाया। let dr be the width of the ring, let dr be the width of the ring, let r be the radius of the ring, therefore area of the ring। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया। तो भाई एरिया ऑफ द रिंग इज नथिंग बट what is the area of the ring? So भाई ये एरिया जो है इस रिंग का, ये किस पर डिपेंडेड है, तो भाई इसके सरकमफरेंस के ऊपर भी डिपेंडेड है और दूसरा है इसके विड्थ पर भी डिपेंडेड है। तो भाई मेरा एरिया ऑफ रिंग जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, तो भाई इसका फॉर्मूला होगा सरकमफरेंस ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द रिंग। तो ये बन जाएगा मेरा 2 pi r। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, हम पढ़ते आ रहे हैं ना, 2 pi r इंटू dr। तो ये था मेरा एरिया ऑफ द रिंग। तो भाई अगर मेरा एरिया ऑफ द रिंग इतना है तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको हम कोरिलेट करते हैं सरफेस डेंसिटी के साथ, तो मेरा सरफेस डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर रिंग का। चलो लेट अस कोरिलेट एंड राइट, रिंग का मेरा फिर अलग हो जाएगा, इजंट इट। तो भाई यहाँ पे सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, हम सिर्फ छोटे से सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरा मास जो है
m के जगह पे, मतलब बड़े से डिस्क के जगह पे छोटे से डिस्क का m बन जाएगा dm, isn't it? तो ये हो गया dm अपॉन, और मेरा क्या फॉर्मूला आया था यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग, तो भाई एरिया मेरा आया था 2πr इंटू डी आर, तो लार्जर पार्ट का पाई आर स्क्वायर है, तो स्मॉलर पार्ट का कितना हुआ 2πr इंटू डी आर। ठीक है, यहां तक आ गए। लेट अस शिफ्ट दिस ओवर देयर, सो व्हाट विल बी dm, सो बाई dm इज इक्वल्स टू सिग्मा 2πr इंटू डी आर। यहां तक आ गए हम, यहां तक कोई डाउट? तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ध्यान से देखो तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो भाई मैंने क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इजंट इट? तो ये बड़े से डिस्क का था, मुझे ये छोटा सा इनर डिस्क का सब वैल्यू निकलना है, तो मेरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? तो आई, ये तो कॉमन रहेगा, m की जगह पे क्या आएगा dm आएगा, और r की जगह पे क्या आएगा स्मॉल r आएगा, isn't it? तो dm इंटू क्या आएगा यहाँ पे, dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर, isn't it? तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करना है। क्यों इंटीग्रेट करना है? क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेट वैल्यू मिल चुकी है जिसका लिमिट है 0 से लेके r तक, isn't it? जब मुझे लिमिट मिल ही चुकी है कि इसका लिमिट है 0 से लेके r तक, सो आई कैन इंटीग्रेट दैट इजीली। तो मैं अभी इंटीग्रेट करूंगी इसको, तो इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिला यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, क्या आएगा यहाँ पे dm r स्क्वायर। यहाँ तक आ गए हम लोग। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू हम 4 में डाल सकते हैं, तो dm के जगह पे हम ये इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो डालने के बाद इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो भाई मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू डाल दिया, दैट इज i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r सिग्मा नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने dm का वैल्यू डाल दिया, तो dm का वैल्यू मुझे क्या मिला था 2πr dr सिग्मा, इजंट इट? यहाँ तक आ गए। अब मुझे इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकालने। तो भाई कांस्टेंट टर्म कौन से 2π एक है और सिग्मा है जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो वो कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। मतलब अनवांटेड चीजों को बाहर निकालना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो चीज आपको पसंद नहीं आप घर पे रखेंगे क्या, जिसका कोई यूज नहीं, तो यहाँ पे इसका यूज है भाई, वैसे भी सिर्फ क्या करना है इसको बाहर निकालना है इंटीग्रेशन से। तो मैंने अभी सिर्फ बाहर निकाला इंटीग्रेशन से। जैसे कि मैंने टेम्परेरी बेसिस पे किसी स्टूडेंट को पनिश किया और उसको बाहर निकाला, पर है वो कांस्टेंट मेंबर ही, घर का ही सदस्य है, वैसा ही। तो चलो 2π सिग्मा बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन 0 टू r dr बचा जो है वो हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको लिखते हैं थोड़ा और डिटेल में, सिग्मा 0 टू r, और ये हो गया r³ dr। यहाँ तक हम आ गए अब, isn't it? अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो भाई इंटीग्रेट करके 2π सिग्मा, तो भाई r 3+1 अपॉन 3+1 डिटेल में लिख रही हूँ यहाँ पे 0 टू r। मैंने इंटीग्रेशन लिया है यहाँ पे, आपको मैंने बताया है पहले ही टॉपिक में कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे वापस से मैं लिख सकती हूँ। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज नथिंग बट x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो भाई ये मैंने अप्लाई करके मुझे ये वैल्यू मिला। तो चलो 2π सिग्मा ब्रैकेट के अंदर x रेज़ टू 4 अपॉन 4 0 टू r। अब यहाँ पे x वेरिएबल के जगह पे एक बार r एक बार 0, ये है मेरा अपर लिमिट, ये है मेरा लोअर लिमिट, एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। सो इन दैट केस लेट अस सॉल्व दिस
2 पाई सिग्मा। डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 इट इज r⁴/4 माइनस 1 it is 0/4, isn't it? 0⁴ is nothing but 0 only. तो भाई 0/4 will get cancelled. What remains in the bracket is 2 pi sigma into r⁴/4. यहाँ तक हम आ गए? यहाँ तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट होगा आप लोगों को। तो भाई यहाँ तक हम आ गए। अब आपको कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाना है। तो भाई यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाना है ये हम देखेंगे प्रीवियस के इक्वेशन में। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेट क्या है, यहाँ पे 2 पाई सिग्मा r⁴/4। और मैंने आपको बताया था कि सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो सरफेस डेंसिटी इज नथिंग बट डिनोटेड बाय सिग्मा एंड उसका फॉर्मूला बनता है मास अपॉन एरिया विच इज मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, इजंट इट? मैंने बताया था ना आप लोगों को पीछे के इक्वेशन में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला था, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाला था, बराबर। तो सरफेस डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ m/πr square into this equation. So what will happen if I put the value of this into the equation? My equation will become 2 pi into what? क्या क्या आएगा यहाँ पे? तो भाई 2 pi into m/πr square into r pi capital R square r⁴/4. Let us solve this in detail. तो भाई pi और pi cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4, r square and r⁴ cancel। तो बचेगा क्या? तो बचेगा यहाँ पे mr square upon 2. So I is equals to mr square upon 2. And this is none other than expression for what? Expression for moment of inertia of a uniform circular disc. Okay, is that clear? That is uniform circular disc, or you can say moment of inertia of a disc about an axis passing through its center and is perpendicular to its plane. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन रेडी। समझ में आया सबको? आप चिल्ड्रन बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा। थैंक यू।